और धर्मेंद्र प्रधान ने आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर खुशी जताई है। विभिन्न संगठनात्मक कामों में बड़े जिम्मेवारी के साथ काम करने वाले आदरणीय आरपीएन सिंह जी को मैं भारतीय जनता पार्टी की परिवार में स्वागत करता हूं। उनके साथ आज दो सहयोगी भी पार्टी में शामिल हुए, उनको भी मैं स्वागत करता हूं। बीजेपी में शामिल होने के बाद आरपीएन सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, कांग्रेस पहले जैसी पार्टी नहीं रह गई है। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई है। अगर देश में राष्ट्र निर्माण करना है और देश में आगे बढ़ाना है तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। 5 सालों में जो डबल इंजन की सरकार, योगी जी उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री जी देश में, हमारे उप मुख्यमंत्री गण संगठन ने जिस तरह की बड़ी योजनाएं और निर्माण, मुझे गर्व है कि मैं पूर्वांचल से आता हूं, और पूर्वांचल में जिन योजनाओं के बारे में प्रयास किया जाता था, जो सपनों में देखा जाता था, आज उनको हकीकत में पूर्वांचल के लोगों ने देखा है और उसको उतारने का काम डबल इंजन की सरकार ने किया है। कांग्रेस के कद्दावर नेताओं का बीजेपी में जाने का सिलसिला जारी है। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में गए, अब केंद्रीय मंत्री। जानकारी मिल रही है कि लगातार जिस तरह से खबरें आ रही हैं, आरपीएन सिंह के बाद भी कहा जा रहा है सिलसिला थमने वाला नहीं है, लेकिन ये 3 तस्वीरें बता रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, फिर जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए और उन्हें उत्तर प्रदेश में मंत्री बनाया गया। अब आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो ये तस्वीर बताती है कि कांग्रेस पार्टी में रह रहे नेताओं के लिए सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और बीजेपी नेता जितिन प्रसाद ने ट्वीट कर आरपीएन सिंह को पार्टी में शामिल होने की बधाई देते हुए लिखा है, मैं अपने मित्र और भाई आरपीएन सिंह का बीजेपी में स्वागत करता हूं। आप पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के तेजी से विकास और अगले दशक में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए आंदोलन में शामिल हुए हैं। आरपीएन सिंह के इस्तीफे से कांग्रेस बौखला गई है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने आरपीएन सिंह को कायर तक बता डाला। जवाब को देने का सिर्फ एक ही तात्पर्य है, जैसा कि प्रियंका जी कहती हैं, ये लड़ाई साहस की है, ये लड़ाई सच की है, ये लड़ाई आइडियोलॉजी और सिद्धांत की है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति कांग्रेस में रहकर हमारी बिल्कुल विपरीत आइडियोलॉजी की पार्टी में जा सकता है। शायद ये काम कायर ही कर सकते हैं। इसको लड़ने के लिए, इस लड़ाई को जीतने के लिए बहुत बूता चाहिए। और कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। आरपीएन सिंह के शामिल होने के बाद लगातार जो खबरें आ रही हैं वो ये कि बीजेपी छोड़कर एसपी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य भी उस पर रिएक्शन दे रहे हैं, जो खुद बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। आरपीएन सिंह जी प्रेरणा के केवल नेता हैं, उसके अलावा उनको कोई जानता तक नहीं, उनका कोई जनधार तक नहीं है, और वो भी अपनी विधानसभा के, इसके सिवा उनका कोई वो नहीं है। तो ऐसे लोग कहीं दूर दूर तक पीछे खड़े नहीं हो सकते हैं। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं गलत मुगालते में उनको प्रयोग करना चाहती है तो उनका प्रयोग भी विफल होगा और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी। आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हुए, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में ही यूपी चुनाव में आज भी मंथन चला। बीजेपी यूपी के बचे हुए करीब 200 सीटों पर उम्मीदवार आज फाइनल कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी की नई लिस्ट पर भी जमकर राजनीति हो रही है। न्यूज 18 की टीम ने यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से एक्सक्लूसिव बात की है। पहले हम ये बात करेंगे सपा की जो ये सूची पूरी की पूरी आई है उस पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का क्या कहना है। सपा की सूची पर आपके नेता लगातार ट्वीट कर रहे हैं। दिनेश जी, क्या मुद्दा उठाना चाह रहे हैं इससे आप? अभी मैं एक छात्र का, एक विद्यार्थी का एक ट्वीट देख रहा था। वो सोशल मीडिया पे वो लिख रहा था जवाब में,
वो लिख रहा था कि मैं राजनीतिक दलों की सूची को देखकर डर गया और मैं समझा किसी भी थाने में किसी प्रकार के अपराधों से ग्रसित लोगों का कोई विवरण दिया गया है। ये व्यंग था, लेकिन ये व्यंग आज धरातल पर चर्चा का विषय बना है। विपक्षी दलों को अपराध करने वालों या अपराध में निर्लिप्त लोगों से बचना चाहिए और इस प्रकार का जो आचरण है, अब वो जमाने लद गए जब हम कब्जा करते थे, जब हम बाहुबल का अपहरण और बूथ की कैप्चरिंग का कहर करके और संप्रदाय और जाति के आधार पर लोगों को बांटकर हम सत्ता को हासिल करते थे। अब सत्ता इससे हासिल नहीं होगी। क्रिया करो, कर्म करो, जनता के बीच में रहो। कोरोना के समय अपने चुनाव क्षेत्र तक का न जाओ। ऐसे लोगों को जनता चुनेगी क्या? कोरोना आया था, आपका जो न्यूज 18 का नेटवर्क है ना, बड़ा भारी है। आप एक कैमरा लेकर दूरबीन की तरह तलाशो। ये विपक्ष के बड़े नेता जो आज घूम रहे हैं चुनाव में वोट मांगते हुए, इनसे पूछो कोरोना के संक्रमण के समय 1.5 साल में आप क्यों नहीं घूमे? एक भी नेता की एक तस्वीर को आप अपने टीवी पे दिखाइए कि वो कोरोना के संक्रमण के समय कहीं अपने क्षेत्र में भी जाके जनता की सेवा करता हुआ दिखाई पड़ा क्या? रुकना भी लेंगे। और इधर न्यूज 18 से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है। अखिलेश के पास गुंडों का गिरोह है जो पलायन और जमीन पर कब्जा करवाता है। साथ ही कहा कि कैराना की जनता होशियार है, इस बार गलती नहीं करेगी। बहुत इस बार फिर आ गए हैं पिछले 2-3 दिन में, तो बीजेपी कैसे इसका जवाब देगी? देखिए, न गुंडागर्दी न भ्रष्टाचार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। श्री अखिलेश यादव जी की बौखलाहट, उनके पराजय की सूचना जो उनको मिल रही है लगातार सभी सीटों पे, उसका यह संकेत है। कल की जो उनकी लिस्ट है, वह लिस्ट से यह संदेश स्पष्ट हो गया है कि श्री अखिलेश यादव जी ने यह एक संदेश उत्तर प्रदेश की जनता को देने का काम किया है कि मेरे पास एक ऐसा अपराधियों का गिरोह है, दंगा करने वालों का, गुंडाई करने वालों का, जमीन पर कब्जा करने वालों का, लोगों को पलायन कराने वालों का, भ्रष्टाचार करने वालों का, व्यभिचार करने वालों का एक गिरोह है और समाजवादी पार्टी उस गिरोह की सरगना हो गई है। श्री अखिलेश यादव जी उसके अध्यक्ष हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने एक तरह से समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन को नकार देने का काम किया है। जो स्थिति इनकी 2017 में थी, अगर यह उस स्थिति में भी रहेंगे तो इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। श्री अखिलेश यादव जी ने विकास की बात की थी, लेकिन वह विकासवादी नहीं, वह जातिवादी हैं, वो तुष्टीकरणवादी हैं। वो उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर नहीं, बर्बादी की ओर ले जाने के लिए जिम्मेदार पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते थे और जाने जा रहे हैं और आगे भी जाने जाएंगे। लेकिन उनके नेता ये कहते हैं कि जिन्ना की मूर्ति बीजेपी लगवाएगी, सपा नहीं लगवाएगी। देखिए, मैं यह समझता हूं कि ये सफाई अब जनता के सामने कोई भी पेश करें, अब उनकी यह सफाई काम नहीं आएगी। उनकी मानसिकता क्या है? उनकी मानसिकता है कि उत्तर प्रदेश में एक अपराध की फैक्ट्री, दंगाइयों की फैक्ट्री, माफियाओं की फैक्ट्री इस प्रकार की तैयार करो कि जिससे जनता को डरा सको कि हम जैसे पाकिस्तान। और जैसे से उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब आ रहा है, यूपी का पॉलिटिकल पारा बढ़ता जा रहा है। लोगों में भी इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या योगी दोबारा सत्ता में आएंगे या फिर अखिलेश सरकार बनाएंगे। लोगों के नब्ज को टटोलने के लिए न्यूज 18 की टीम कानपुर के विकरू गांव पहुंची। विकरू वही जगह है जहां पहले विकास दुबे के सिक्के को चलाया जाता था और लंबे वक्त तक वो सिलसिला चला था। और आज जब विकास दुबे का खौफ विकरू गांव से खत्म हो चुका है, तो ऐसे में वहां के वोटर किस सोच के साथ वोटिंग करेंगे, देखिए विकरू गांव से ये स्पेशल रिपोर्ट। कानपुर के विकरू गांव के लोग बेहद खुश हैं। वजह साफ है, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर ये लोग बेहद खुश हैं और यहाँ के लोगों का कहना है कि 25 साल बाद ये अपने वोटों का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे, यानी अपने मन के मुताबिक उम्मीदवार को वोट कर पाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर चुस्त दुरुस्त है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाऊं तो यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान इस गाँव में लगातार इस तरीके से पेट्रोलिंग करते हैं। अगर विकरू गांव के बारे में बात करूं तो विकरू कांड को किसी ने नहीं भूला। किस तरीके से विकास दुबे का आतंक था यहाँ, किस तरीके से विकास दुबे ने
8 पुलिस के जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस वजह से बेहद जो विकास दुबे का आतंक था उससे लोग बहुत ज़्यादा भयभीत थे। यहाँ तक कि लोगों का कहना है कि जब वो वोट करने जाते थे तो विकास दुबे कहता था कि फलाने शख्स को वोट दो, तभी जाकर देना है। अगर कोई फलाने शख्स को वोट नहीं देता था तो उसके साथ बदसलूकी भी करता था विकास दुबे। इस वक्त मैं मौजूद हूं कानपुर के बिकरू गांव में। ये वही गांव है गैंगस्टर विकास दुबे का गांव, और यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनज़र ये काफ़ी ज़्यादा खुश है। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि बहुत अरसे बाद मतलब कई दशक बाद वो सही तरीके से वोट कर पाएंगे, क्योंकि अब से पहले क्या होता था, सीधे हम यहाँ से लोगों से बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि इनका क्या नाम है। अब से पहले ये ठीक तरीके से वोट क्यों नहीं कर पाते थे, मामला क्या है, हमको ये बताइए। अब से पहले आप लोग वोट क्यों नहीं ठीक तरीके से कर पाती थी? वोट हम लोग इसलिए नहीं कर पाते थे कि विकास दुबे जो कि अब नहीं रहे, उनका इनकाउंटर हो चुका है, उनका ही वर्चस्व था यहाँ पर, और वो जो कहते थे वही यहाँ पर होता था। इसलिए लोगों का अपनी इच्छाएं वो लोग व्यक्त कर ही नहीं पाते थे, ना ही खुद से वोट कर पाते थे, ना ही कुछ काम अपने मन से कर पाते थे। जो जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर है ना, जैसे यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर विकास दुबे था, इसलिए लोग अपना विकास दुबे आपको जो बोलेंगे, इनको वोट करो, फलाने को वोट करो, तो फलाने को वोट करो। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता था यहाँ पर। अगर आपने फलाने को वोट नहीं किया जिसको विकास दुबे ने कहा जी, तब क्या करते थे विकास तो विकास करते क्या थे, उन किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी कि कोई उनके खिलाफ जा सके। अब जो कह दिया उन्होंने बस वही होता था। एक आध लोग अगर उनके लोग खिड़की के पीछे से जहाँ बोर्ड पढ़ते थे वो देखा करते थे कि किसने बोर्ड नहीं दिया, फिर उसको कभी कभार उनको पीटा भी जाता था, या उनके गुर्गे जो भी थे वो उनको। तो अब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है आपके इस गांव में? इस गांव में तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है। ये तो इनका एनकाउंटर हो गया है, वो अच्छे रहा। पुलिस लगातार गश्त करती है? जी जी, पुलिस लगातार यहाँ जी गश्त करती है। और भी यहाँ पर लोग हैं, युवा वर्ग भी हमारे साथ यहाँ पर। क्या कहना है आप लोगों को, वोट कितने सालों बाद आप लोग बढ़िया तरीके से करोगे? वोट 2-3 बार डाल चुके हैं। हाँ, 2-3 बार। 2-3 वर्ष से। हाँ, 2-5 वर्ष से। 2 बजे। तो इससे पहले कैसे वोट करते थे? जो वो कहते थे वही होता था, जो वो कहते थे। हाँ। आपकी उम्र क्या हुई? हमारी 45 साल। 45 साल। तो इससे पहले जब आपने वोट किया तो अपने मन से कितने साल बाद आप वोट कर रहे हैं? हम तो पहली बार प्रधानी का वोट पहली बार डालो है, क्योंकि यहाँ ऐसा रहता था उनका वर्चस्व कि वो जिसको चाहते थे उसको, यहाँ चुनाव का यही नहीं मालूम होता कौन आदमी खड़ा हो रहा है, क्योंकि हम आ जाते नहीं थे। कभी कदार मालूम वो भी हो जाता था कि यहाँ फलाने खड़ा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जनता जिसको उनके विपक्ष में चाहती थी वो जीत भी गया वोटों से, तो उसका कुछ नहीं रहता था। वो कुल मिला के जिसको वो खड़ा करते थे वही प्रधान बनता था, उन्हीं का सब कार्यकाल चलता था। अब आप लोग खुश हैं? आप खुश हैं? खुले मन से वोट करेंगे, जिसको चाहेंगे? जिसको चाहेंगे वो उसको वोट देंगे। तो लगातार पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस भी गश्त कर रही है आपके? हाँ सही है। सही। क्या कहते हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले कहते हैं कि यहाँ अब ऐसा कुछ तो नहीं है, यदि ऐसा कुछ हो तो तुरंत उस पर हावी हो और जानकारी दो, ऐसा ना दूसरा होने पाए। कितने साल से, मतलब ये जो खौफ था विकास, वो कितने साल ये चला, और मतलब कितने साल बाद आप लोग 30 साल 35 साल कितने साल? लगभग 25 साल। 25 साल जी। 25 साल बाद आप लोग खुले मन से वोट करेंगे? जी 25 साल बाद हम लोग अपने मन से ही यहाँ पर अब खुली इच्छा, खुली आशाएं हम लोगों की हैं, जो इस यहाँ के लोगों की हैं, अपनी हर इच्छा जो खुले मन से व्यक्त कर सकते हैं। अब वो माहौल ऐसा है यहाँ का। अब माहौल यहाँ का ऐसा है, तो लोग यहाँ के बेहद खुश हैं। लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनजर ये लोग बेहद खुश हैं। और इसी गांव के विकास दुबे रहने वाले थे। जो गैंगस्टर, उनका इनकाउंटर हुआ, उनके सभी साथियों का इनकाउंटर हुआ, और इन लोगों का साफ साफ ये कहना है कि इससे पहले जितने बार भी इन लोगों ने वोट किया है वो विकास दुबे के कहने पर वोट करना पड़ता था। अगर किसी और को इन लोगों ने अगर वोट दे देते थे तो उसके साथ बहुत ही गलत सलूक विकास दुबे या विकास दुबे के गैंग के लोग करते थे। तो अभी फिलहाल जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं, जिस तरीके से पैरामिलिट्री के फोर्सेस के जवान यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं, उनसे गाँव वाले काफ़ी ज़्यादा खुश है। और ये खुश इसलिए भी है क्योंकि पहली बार वोट अपने मन से कर पाएंगे।
और यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से देवबंद का नाम बदलकर देवबृंद करने का मुद्दा गर्मा गया है। देवबंद से बीजेपी विधायक ब्रजेश सिंह ने नाम बदलने का मुद्दा उछाला है और कहा है कि वो देवबंद को देवबृंद बनाने के वादे पर कायम है और दोबारा सरकार बनने पर देवबंद का नाम देवबृंद हो जाएगा। इमरान मसूद पर आपने कहा उन पर अटैक किया है, बड़ी आपत्तिजनक एक तरह से टिप्पणी की उनके पिताजी को लेकर, ये इस तरह से क्यों कर रहे हैं? नहीं, क्या इस देश के अंदर जो इस देश का भारतवासी है, क्या किसी को ये अधिकार है वो भारत माता की जय का नारा न लगाए? क्या किसी को ये अधिकार है वो वंदे मातरम का विरोध करे? अगर आपको विरोध भी करना है तो कम से कम आप सार्वजनिक रूप से ना कहें। और कैसे इमरान मसूद जी जिन्ना और सरदार पटेल को एक साथ रखने का प्रयास कर सकते हैं? क्या आप बता रहे थे, एक बार बताएंगे? उन्होंने स्पष्ट रूप से सदन के अंदर ये कहा था, चूंकि सदन की कार्रवाई से वो निकाल दिया जाता है, नहीं तो बाहर अगर आप बोलेंगे तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हो सकता है। उनके चाचा थे रशीद मसूद जी, उन रशीद मसूद जी ने सदन के अंदर भारत माता की जय मैं नहीं बोलूंगा, भारत माता को डायन कहने का काम किया था। उन्होंने कई मंचों पर कहा मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। अगर ऐसा कोई बोलेगा तो क्या इस देश का समाज उसको स्वीकार करेगा? और इमरान मसूद की हैसियत से जिन्ना और पटेल को एक साथ रखने का प्रयास कर सकते हैं? सरदार पटेल वो ताकत इस देश की थी जिसने सैकड़ों रियासतों को एक साथ करके देश के सामने ला करके खड़ा कर दिया था। जिन्ना मेरे देश के आदर्श नहीं हो सकते, इस देश के आदर्श सरदार पटेल थे, हैं और रहेंगे। सर, एक और सवाल आपसे है, आप देवबंद को देवबृंद जो आपकी बात थी, आप वो कहाँ तक पहुंचे और क्या आप अभी भी उस अपनी वादे पर कायम हैं? क्या इस पर कहना चाहेंगे? हम अपने उस वादे पर पूर्णतः कायम है। शास्त्रों में अंकित है, शास्त्रों में जहां जहां देववन लिखा हुआ है वो सारे साक्ष्य मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप चुका हूं। हमने और कई नगरों के और कई जिलों के और शहरों के नाम बदले हैं। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा होगी पुनः शपथ लेने के बाद, उस दिन वो देवबंद को भी देवबंद कर देंगे। जो मुख्यमंत्री जी को लगे देवबंद करें, देववन करें, शास्त्रों में इसका नाम देववन है।